जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद। साथियों, ये हमारी है क्लास सेकंड, जिसमें हम परीक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर इसको हम देख रहे हैं। इसमें हम कवर कर रहे हैं जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था थी, उसके टॉपिक इंडेक्स सारा हमने आपके साथ साझा किया है। उसके बाद आज इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक होंगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। अभी तक आपने सिर्फ इंडेक्स की बात की है और इंडेक्स को ही देखा है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और इसमें एक रूपरेखा पूरी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस तरीके से टॉपिकों को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसको आप समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आगे हम इसका कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके साथ। इसमें आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसका संवैधानिक विकास, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे हुआ और किस आधार पर चीज़ें बनती हुई चली गई, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम समझेंगे। और पॉलिटिकल मूव कैसे होते रहें, राजनीति में हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे मेंस में, झारखंड पीसीएस में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक द टॉपिक सारा आंसर राइटिंग के हिसाब से हम आपके इसकी नोट्स बनवाएंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ये परीक्षा सारथी के टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें किस तरीके से आंसर राइटिंग हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे ये आप देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पीडीएफ सारी देखने को मिल जाए। ये इतना ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये सेट हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा और, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इसको जब आप देखेंगे तो इसको दो भागों में बांट करके हम देखेंगे कि संवैधानिक विकासों को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जो कंपनी का शासन था वो 1773 से 1857 के बीच में जो था, वो किस आधार पे था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या आता है, दूसरा टॉपिक हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण। सीधा नियंत्रण का मतलब जब पहले कंपनी का शासन था हमारे ऊपर, उसके बाद ब्रिटिश सरकार का जब सीधा नियंत्रण हुआ तो वो 1857 से 1947 तक चला। उसके बाद अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम दो भागों में और बांट के देखने की कोशिश करेंगे। इसका ए पॉइंट आप लिख लीजिए कि ब्रिटिश सत्ता का कठोर नियंत्रण, जो 1885 से 1940 तक चला। ये जो ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था, इसमें पहले कठोर नियंत्रण था 40 तक जो चला 1858 से। दूसरा आया जब सत्ता का हस्तांतरण की ओर वो सरकार बढ़ने लगी, वो दौर कौन सा था, 1940 से 1947 तक का। इसको हम समझेंगे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे आंसर राइटिंग में भी, ताकि दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी का शासन जो प्रथम चरण था, वो 1773 से 1857 के जो मध्य था, वो कैसा चरण रहा और किस आधार पे वो सारी चीज़ें बनती हुई चली गई, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो में। अभी ये टॉपिक नोट करिए। ब्रिटेन में क्या होता था कि पहले क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसी को करार दे दिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। भारत में कैसे होता था, भारत में होता था कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल पहले था, फिर बाद में 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनने लगे। उसके बाद जो होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल होते थे, विधायी सदस्यों की संख्या में परिवर्तित होती रहती थी, इनकी संख्या होती थी। गवर्नर पहले कौन कौन से थे, मुंबई गवर्नर और मद्रास गवर्नर, दो प्रकार के गवर्नर थे, इनकी यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद अब जब आप देखेंगे तो इसकी जो सेकंड चीज़ होगी उसको आप समझिए। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी सही से दिखे। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए क्या था इसमें, जो सारी चीज़ें थी इस दौर में, जो सत्ता का उद्देश्य था, कोई भी चीज़ थी, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत थी, तो उसका उद्देश्य क्या था, जो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसको दो भागों में आप देखिए कि क्या क्या उद्देश्य थे। कंपनी को नियमित करते हुए, उसके एकाधिकार को समाप्त करते हुए भारत पर सीधे नियंत्रण की भूमिका को तैयार करना। जो रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए 1773 के बाद से, उनका ये उद्देश्य था कि कंपनी को नियंत्रित करेंगे, पहले नियमित करेंगे, और उसका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर भारत पर सीधे नियंत्रण की भूमिका को तैयार करना होगा।
दूसरा क्या उद्देश्य था उनका कि कंपनी के माध्यम से भारत में एक प्रशासनिक तंत्र तैयार करना। इस तरीके से उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया, ब्रिटिश सत्ता का उद्देश्य से पहले ये बना करके चली कि पहले कंपनी को हम नियंत्रित करेंगे, नियमित करेंगे, उसमें एक अधिकार जो दे रखा है उनको पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, उसको समाप्त करेंगे। उसको समाप्त करने के बाद यहाँ पर एक प्रशासनिक ढांचा उसी कंपनी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये सारी चीज़ तैयार होंगी। उसके बाद आप देखेंगे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी क्या विशेषताएं थी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। पहले इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। पहले देखिए क्या है, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला कदम यही हुआ कि कंपनी को नियमित करना जाएगा। इसमें ये चीज़ें हुई। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया। जो कार्यकाल होता था पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब यहाँ पर निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को नियमित करना है और नियमित करके उसकी सत्ता लेनी है, अपने साथ प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। इसमें जो सदस्य होते थे वो टोटल होते थे 25 सदस्य होते थे, लेकिन एक गवर्नर जनरल होता था और 24 सदस्य मिलाकर के 25 लोगों की टीम बनती थी। तीसरा उद्देश्य क्या था कि बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक में आपको दिक्कत होगी अगर, ये हम कर लेते हैं रेड, ताकि इसको आप देखें सही से। ये हो गया। उसके बाद कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस कार्यकाल में 20 वर्षों के लिए कंपनी की भूमिका की समीक्षा करने का प्रावधान रखा गया। उसके बाद जो आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या था कि कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जिसमें 6 संसद के सदस्य होंगे पार्लियामेंट के। उसमें 2 संसद के सदस्य होंगे और 2 मंत्री स्तर के होंगे। 4 पार्लियामेंट के सदस्य, 6 में से 2 मंत्री स्तर के भी सदस्य होंगे उसमें। तीसरा इनका उद्देश्य था कंपनी के राजनीतिक कार्यों का व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर देना, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशन में तथा जो व्यापारिक कार्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर के द्वारा किया जाने लगा। और 20-20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर एक्ट आए। तो आप ये समझिए कि पहले जब इनको कंपनी को निश्चय एक साथ ला करके खड़ा करना था और उसको कमज़ोर करना था, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास करना शुरू किया। 20-20 वर्षों के अंतराल पर लाते गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चीज़ें जो होंगी इस टॉपिक में आगे हम बढ़ेंगे जब, ये आ जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट। जो चार्टर एक्ट था वो 1793 का चार्टर एक्ट पहला था। उसमें कुछ ज़्यादा विशेष था नहीं। उसके बाद फिर आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें क्या कहा गया था कि चीन के साथ जो व्यापार करना था, इसको आप नोट डाउन कीजिए कि चीन के साथ अफीम व भारत के चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी को व्यापारिक एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। आप देखिए यहाँ से कंपनी का जो एकाधिपत्य था वो समाप्त करना शुरू किया। चीन के साथ सिर्फ अफीम का और भारत के साथ चाय के व्यापार के वहाँ सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी के। कंपनी प्रतिवर्ष अब 1 लाख शिक्षा पर खर्च करेगी और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की यहीं से शुरुआत होती है। जब आप कहेंगे कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहीं से होती कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो था वो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वहाँ से उसकी नींव पड़ती है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो आ जाता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई वो आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला इसमें कार्य हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था भारत का गवर्नर जनरल हो गया। वो पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको नाम से जाना जाता था, वो थे पहले गवर्नर जनरल। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत में केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाया गया। कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य शामिल हुए, जो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था इसमें ये सारी चीज़ें हुई और जो चीज़ें नहीं हुई वो भी आपके साथ शामिल हैं इसमें। इसके बाद जब आप देखेंगे तो आ जाते हैं 3 चार्टर एक्ट आपके हो गए।
ये 3 पेज नंबर। अब चौथी पेज नंबर का PDF आप खोलेंगे। चौथा कौन सा आता है आपने पढ़ा होगा, इसको हम आपके लिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ये 1853 का चार्टर एक्ट। अगर कहेंगे चौथा चार्टर एक्ट कौन सा आया, तो वो 1853 में आया। उसमें क्या मूल बातें थी उनको हम सब नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बाद में अगली वीडियो में इनको एक टॉपिक द टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। 20 वर्षों के लिए कंपनी को अनुमति का पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया। जो क्या हुआ इसमें परिवर्तन सबसे बड़ा क्या, जो 20-20 साल के अंतराल पर होना था उसको समाप्त कर दिया कि अब 20 वर्षों पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की विधान पर विधि निर्माण की सहायता के लिए 6 सदस्य जोड़े गए, लेकिन विधायी परिषद के रूप में मान्यता नहीं मिली। ठीक है, लेकिन इसकी मान्यता कब मिलती है वो आप नोट डाउन कर लिए, 1861 में इसको मान्यता मिली थी। उसके बाद आता है कि सिविल सेवा के लिए पुनः खुली प्रतियोगिता के लिए घोषणा की गई, जो 1854 में मैकाली समिति के नाम से जानी जाती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका द्वितीय चरण। यह आपका जो सत्ता में हस्तांतरण होना था और किस तरह से ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश की सत्ता ने कंपनी को सीमित करने के लिए चार चार्टर एक्ट लाए। 1713 से सारे एक्ट लाते चले गए और उन्होंने धीरे धीरे कंपनी को सीमित किया और हमारे मुल्क में हमारे यहाँ पर कब्जा करने के लिए, यहाँ की सत्ता चलाने के लिए सारी चीज़ धीरे धीरे डेवलप की। अब जो दूसरा चरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें और परिवर्तित होनी शुरू होंगी। इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था हमारे ऊपर, वो है 1858 से 1947। अब आप कहेंगे कि 1858 से ही क्यों, क्योंकि आपने देखा था 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ से ब्रिटिश क्राउन समझ गई थी, ब्रिटिश सत्ता समझ गई थी कि अब कंपनी की बस की बात नहीं रह गई है मुल्क में शासन करना, हिंदुस्तान की राजनीति में शासन करना। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से सारे एक्टिव होने लगे थे, तो यहाँ से सारी चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हो गई। सबसे पहले क्या होता था ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन होता था? क्राउन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्राउन, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे जो पद था विदेश मंत्री का, उसी को कहते हैं भारत का राज्य सचिव। जो भारत का राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायित्व होता था। लेकिन अब इसके बाद देखेंगे भारत में किस आधार पे था, जो सत्ता का ऊपर से नीचे तक विकेंद्रीकरण था वो कैसे था। ब्रिटेन में क्राउन प्रधानमंत्री, भारत का वायसराय जो सचिव होता था विदेश मंत्री के तौर पर भारत में, और भारत में कैसा था वायसराय जो क्राउन का प्रतिनिधि था, वो कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद दो रूप में बट के चलती थी और उसी आधार पर सारी चीज़ें पूरी की जाती थी। ये हो गया ब्रिटिश सत्ता का कठोर नियंत्रण उस रूप में। अब इसको आप और देखेंगे तो यहाँ पे हम छोटा कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए बड़ा कर लेते हैं। इसको आप समझिए, ये सारी चीज़ें कैसे हुई कि ब्रिटिश नंबर 1 डाल लीजिए, ब्रिटिश सरकार का कठोर नियंत्रण, जो पूरी तरीके से कठोर नियंत्रण था वो क्या था 1858 से 1940 तक के बीच में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें आता है कि इस दौर में, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, इस दौर में प्रारंभ में भारतीयों की मांग थी कि विधायी परिषद में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक है, इनकी जो भागीदारी बढ़ाने की बात की गई थी, इसकी सारी बात की गई, विस्तार और प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, उनके अधिकारों को बढ़ाया जाए, इसकी बात रखी गई। उसके बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें उभर के आएंगी, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगी भारत में सदस्य प्रारंभ में सदन मनोनीत, फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, फिर प्रत्यक्ष व सीमित मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किए जाने लगे। उसके बाद आ जाता है कि व्यावसायिक प्रत्येक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्थाएं की गई। आगे चलकर भारतीयों द्वारा औपनिवेशिक सुशासन व उत्तरदायित्व सुशासन की मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार नीतियों के ऊपर किए गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुधार नीचे से ऊपर तक के लिए किए जाने लगे। ये जो था ब्रिटिश सरकार का कठोर नियंत्रण 1858 से 1940, उसकी बीच की रूपरेखा एक तरीके से प्रस्तुत हुई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसकी नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइए कि भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से ऐसे, तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने में और देखने में। तो यहाँ से है कि भारत पर ब्रिटेन की संप्रभुता स्थापित हो गई। जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया उसमें बताया गया और कहा गया कि यहाँ से जो होता है कि भारत में ब्रिटिश की सत्ता स्थापित कर दी जाती है। आखिर हम वहाँ पर पूरी तरह से क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर गुलाम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ इसमें 1858 में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों समाप्त कर दिए गए और इंग्लैंड में नई व्यवस्था के तहत भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसकी सहायता है उस 15 सदस्य परिषद बनाई गई।
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिसका अर्थ था ग्राम एवं प्रतिनिधि से था। जो क्राउन का प्रतिनिधि था, जो वायसराय था, वो क्राउन का प्रतिनिधि था। पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। जो 1858 का था, वो सत्ता के हस्तांतरण की ओर से पूरी तरह कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन हमारे ऊपर हो गया। उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। उसके बाद जो आता है इसमें है कि भारत, थर्ड नंबर आप टॉपिक ले लीजिए कि भारत परिषद 1800 अधिनियम 1861। जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले कि वायसराय की परिषद में विधायकी कार्यों के लिए अलग से विधायक के परिषद को मान्यता मिली, जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी मनोनीत हो सकते थे। अब यहाँ से धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। इस अधिनियम को व्यवस्थापिका के प्रथम चार्टर भी कहते हैं। ये जो अधिनियम था, इसको व्यवस्थापिका का प्रथम चार्टर भी कहा जाता है इतिहास में। इसके बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार बड़ा कर दिया जा रहा है। इसमें और क्या चीज़ हुई? कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य शिक्षा सदस्य को बनाया गया और मुंबई, मद्रास जैसे प्रांतों में गवर्नर की विदाई की गई और शब्दों का गहन अध्ययन किया गया। प्रांतों को जो था उनको अधिकार देने की बात की गई। उसके बाद आ जाता है आपका 4 नंबर टॉपिक। 4 नंबर में आप लिख लीजिए हेडिंग बना करके, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस समय पर क्या क्या परिवर्तन हुए। इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन है कि केंद्रीय व प्रांतों में विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तथा सदस्यों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ें परिवर्तित होने लगी। और नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या है, ये थोड़ा सा आपके सामने कर देते हैं। जो केंद्रीय और प्रांतीय मंडल थे, उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रबंध, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसे निकायों की सिफारिश पर वायसराय के द्वारा मनोनीत की जाने वाली प्रणाली भी कहते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा प्रांतों का परिषद ने आप में बांट दिया गया, विधान परिषद में बांट दिया गया। इसमें जो नगर पालिका था, जिला बोर्ड था, उसको प्रतिनिधि यहाँ से भेजे जाते थे। इस तरह की सारी चीज़ें डेवलप करनी शुरू हुई। जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उसमें ये सारी चीज़ें उभर करके आती हैं। उसके बाद जो टॉपिक है आपका पॉइंट हेडिंग बनेगी भारत परिषद अधिनियम 1990। इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सारी चीज़ें हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान सभाओं की संख्या में वृद्धि हो गई यहाँ से। उसके बाद पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न उत्तरदायित्व हुए और परिषद के सदस्यों को पेश कर सकते थे, अपना प्रश्न पूछ सकते सामुदायिक मुद्दों पर। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा को प्रवेश मिला। सीमित अधिकार के आधार पर निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता मिली तथा पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 करके इसमें आता है। यहाँ से सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था मुस्लिमों को, वो यहाँ से मिलना शुरू हुआ। उसके बाद जो हेडिंग होगी आपका भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी। यहाँ पर थोड़ी सी गलत टाइपिंग हो गई, इसको आप हटा दीजिएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है ज़्यादा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि लंदन में उच्चायुक्त भारत सचिव के कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंपे गए। भारत में केंद्र में विधायक परिषद के दो भाग किए गए, अर्थात विश्व के अर्थव्यवस्था की स्थापित की गई, जो विधानसभा और विधान परिषद के रूप में बटी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्तियाँ प्रत्यायोजित या हस्तांतरित की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई, ये सारी चेंजेस आए। और प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर कार्य गवर्नर की कार्यकारी परिषद की सहायता से और हस्तांतरित विषयों पर कार्य गवर्नर के निर्वाचित मंत्री के इत्यादि के माध्यम से किया जाने लगा। लेकिन सभी विषयों पर अंतिम जो शक्ति होती थी गवर्नर या वायसराय में ही निहित होती थी। और इसमें क्या परिवर्तन हो गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई और यहीं से स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। ये सारी चीज़ें उभर के इस टॉपिक में आएंगी। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ स्त्रियों के लिए होकर के आई कि यहाँ पर स्त्रियों को मताधिकार
मिलना शुरू हो गया। अब उसके बाद आप इसमें नोट करेंगे कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें क्या चीज़ें हुई ये आप देखने की कोशिश करी जाएगी। इसमें जो था, ये हेडिंग आप डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें देशी रियासतों को शामिल करते हुए एक संघीय व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की गई, जो व्यवहार में स्थापित नहीं की जा सकी। इसी के अनुरूप शक्तियों के विभाजन की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कहाँ से संघ सूची, राज्य सूची स्थापित करने की बात की गई। अस्पष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास रह गईं, जो अतिरिक्त शक्तियाँ थीं वो वायसराय के पास ही थीं। इसके बाद आप इसको देख लीजिए, ये कर दिया जाए, इसको जूम कर लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा तो ये जूम कर देते हैं ताकि आसानी रहे। इसमें और क्या चीज़ें हुई थी ये हम समझने की कि वायसराय को वीटो की अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त थी। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जो व्यवहार में लागू नहीं हो सकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त अर्थात स्वायत्त शासन व उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। 11 में से 6 राज्यों में व्यवस्था अर्थात विधान परिषदों की स्थापना की गई। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, इतिहास की व्यवस्था इसी में की गई, आयोग की भी इसी में व्यवस्था हुई। इसके बाद आता है सत्ता हस्तांतरण की ओर। अभी तक हमने बात की कि जो कठोर नियंत्रण था, ब्रिटिश क्राउन का जो कठोर नियंत्रण था, उसके हमने डिस्कस किया कि उस टाइम पर क्या क्या परिवर्तन धीरे धीरे होते रहे। अब हम बात करेंगे सत्ता हस्तांतरण की ओर। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये आप समझने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, 1939 में ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध में शामिल होने की घोषणा की गई और उसके प्रतिरोध में कांग्रेसी सरकार ने, मंत्रिमंडल ने परित्याग पत्र दे दिया। अब कांग्रेस की 3 स्पष्ट मांगें थीं, यहाँ से सारी चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। सबसे पहली मांग क्या थी कांग्रेस की, युद्धकाल में भारतीयों को वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए। दूसरा जो उनकी मांग थी, नागरिकों द्वारा चुनी संविधान सभा को अपने संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरी उनकी जो मांग थी वो थी युद्ध के बाद स्वाधीनता की घोषणा। इस आधार पर सारी चीज़ें परिवर्तित होने लगी 1940 के बाद। ये 1940 का परिदृश्य था जो सत्ता हस्तांतरण की ओर ब्रिटिश क्राउन बढ़ने लगा और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होती गई जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। उनको हम धीरे धीरे तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ था सत्ता हस्तांतरण की ओर जो कदम उठने लगे, सबसे पहला कदम था अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में होता है, या इसको वायसराय लिन लियोगो की घोषणा कहते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, इसमें कहा गया था कि युद्ध के पश्चात एक समिति का निर्माण होगा जो भावी संविधान की रूपरेखा तय करेगी। इस प्रकार पहली बार अस्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया, लेकिन निर्वाचित नहीं। यहाँ से कहा जाता है कि पहला कदम बढ़ा संविधान सभा की ओर। कहा तो गया कि रूपरेखा तय करेगी, अस्पष्ट रूप से ही कहा गया, लेकिन उसकी बात को स्वीकार किया गया। उसके बाद जो अगला कदम होता है, नेक्स्ट स्टेप उसका जो था सत्ता हस्तांतरण की ओर जिसको माना जाता है, वो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। आखिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, हम उसको अभी नोट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद आगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। जो क्रिप्स मिशन था वो 22 अप्रैल 1942 को भारत आई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जो 2 प्रांत एक नया भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारत का देशी रियासतों को मिलाकर एक संविधान सभा बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि प्रांतों, विधानसभाओं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होंगे, जबकि देशी रियासतों से प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। और क्या होगा, विधानसभा में शामिल होना रियासतों की इच्छा पर निर्भर होगा। नेक्स्ट है कि इस प्रकार सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा की बात स्वीकार की गई, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसका किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। वो किस आधार पे किया इसको हम बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको आप समझिए कि ये सारी चीज़ें हुई। जो तीसरा कदम था सत्ता हस्तांतरण की ओर, वो क्या था, वो है वेवल योजना और शिमला सम्मेलन जो 1945 को हुआ था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य मुद्दा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का था। वेवल ने सुझाव दिया था कि वायसराय और प्रांतीय सेनापति को छोड़कर सब भारतीय होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या था कि इस योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद के समान हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी तथा अनुसूचित जाति व सिखों का एक एक प्रतिनिधि होगा।
लेकिन वेबल योजना का विरोध हुआ। अंततः सहमति स्थापित करने के लिए शिमला में सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन वेबल योजना क्यों कहा जाता है, इस आधार पर कहा जाता है, इसको आप समझिए। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि इस शिमला सम्मेलन में वेबल ने 14 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना की। उसके बाद इसमें आता है कि कर दी परिषद का सुझाव दिया, जिसमें 5-5 नाम कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा सुझाए जाएंगे और 4 नाम वायसराय स्वयं तय करेंगे। इस आधार पर चीज़ें बनी, इसमें जो चीज़ें हुई। उसके बाद क्या था कि लेकिन मौलाना आज़ाद के नाम को लेकर कांग्रेस पर और लीग के बीच मतभेद हो गया। ये पहला अवसर था जिसमें राजनीतिक कार्यों से नहीं बल्कि सांप्रदायिक कार्यों के वार्ता की वजह से वार्ता असफल हो गई। ये जो क्रिप्स वेबल योजना था, यहाँ पर क्या हुआ था कि कहा था कि 5 मुस्लिम लीग देगी और 5 कांग्रेस देगी, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मौलाना आज़ाद का नाम दिया था, जिस वजह से मुस्लिम लीग उसका समर्थन नहीं दिया और वहाँ से विरोध शुरू हो गया और यहाँ पर प्रस्ताव बात पूरी हो नहीं पाई। किस आधार पे वहाँ से सांप्रदायिकता को उभारा गया, सत्ता के द्वारा या फिर कहें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे आगे के टॉपिक में। उसके बाद जो चौथा कदम है वो क्या है, सत्ता हस्तांतरण की ओर। उसको आप देखिए कि हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन 1946। आखिर जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या चीज़ें हुई, कैसी हुई, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या था कि भारतीय संघ की स्थापना होगी। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कैबिनेट मिशन में कि भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत व देशी रियासतें दोनों शामिल होंगी। और संघ के पास 3 विषय होंगे, जो संघ होगा उसके 3 विषय होंगे, विदेश, नंबर 2 प्रतिरक्षा, तीसरा संचार। संघ के पास सिर्फ 3 विषय होंगे और सारे प्रांतों को दे दिए जाएंगे। इसमें क्या था कि संघीय विषयों के अलावा जो क्रिप्स प्रस्ताव कैबिनेट मिशन था 1946, इसमें कहा गया कि जो संघीय विषयों के अलावा सभी अन्य विषय अपशिष्ट विषयों को प्रांतों का अधिकार या क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट था कि संविधान निर्माता सभा के चुनाव की पद्धति इस प्रकार होगी कि प्रांतों विधायिका और राज्य सांप्रदायिक आधार पर विभाजित अनुपातिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि सभी प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, परंतु 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश शासन ब्रिटिश भारत से 296 और प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे और जो देशी रियासतें हैं उसमें से 93 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस तरह से यह बात हुई कि यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। इसको ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है जो कैबिनेट मिशन था कि यहाँ से सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत हुई। उसके बाद जो आता है माउंटबेटन योजना, ये जो 5वां कदम था ये इम्पॉर्टेंट भी था। इसको इतिहास में किस तरह से देखते हैं ये भी बहुत ही अलग तरीके से देखी गई थी जब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसको आप नोट कीजिए, माउंटबेटन योजना जो सत्ता हस्तांतरण की 5वां कदम था वो माउंटबेटन योजना थी। इसमें क्या कहा गया था ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला कहा गया कि 2 पृथक डोमिनियन स्टेट होंगे, यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना होगी। इनके बीच क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार होगा, ये सारी चीज़ें कहेंगी 2 डोमिनियन स्टेट हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। इसमें और क्या कहा गया कि बंगाल और पंजाब जो कहा कि जो राज्य बटेंगे, दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, और किस प्रकार उनका बंटवारा होगा उसकी इसमें बात की गई। इसमें कहा गया कि बंगाल और पंजाब का विभाजन वहाँ की विधानसभा के अलग अलग जिलों के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के निर्णय से होगा और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत व सिलहट में जनमत संग्रह करवाया जाएगा तथा सिंध की विधानसभा समग्र रूप से निर्णय लेगी और बलूचिस्तान की सभी प्रतिनिधि अपनी संस्थाओं की संयुक्त बैठक होगी और वहाँ से निर्णय होगा। इन कार्यों के पूरा होने पर संविधान सभा के 2 भागों में बांट दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देशी रियासतों का यह अधिकार होगा कि वो जहाँ चाहें शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई। ये जो माउंटबेटन योजना थी इस प्रकार से इसने कार्य किया और देश में किस तरह से एक मुल्क हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, यहाँ से इसकी नींव पड़ गई। अब जो आ जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से मील के पत्थर पूरी आखिरी कील गाड़ने का काम किया गया। इसमें सारी चीज़ें होंगी, इसको हम नोट डाउन करेंगे। एक स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए। इसमें होगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। इसमें कहा गया कि सबसे पहले क्या होगा कि इसकी सबसे पहली शर्त है कि ब्रिटिश शासन भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसका अंत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सचिव वायसराय का पद समाप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद, जिसकी नियुक्ति नए राज्य की विधान मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाएगा, लेकिन इस पर कम नियंत्रण ही रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा न सिर्फ संविधान बनाएगी बल्कि स्वतंत्र राज्य के रूप में के लिए कानून भी बना सकती है तथा ब्रिटिश काल के किसी भी कानून को वो रद्द कर सकती है। नेक्स्ट इसमें है कि भारतीय ब्रिटिश संसद का कोई कानून अब भारत पर लागू नहीं होगा और संविधान सभा द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह ब्रिटिश संसद के खिलाफ है। विदेशी रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने या अपना स्वतंत्र होने का अधिकार होगा। रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोपरि समाप्त होगी तथा पूर्व के उनके साथ जितनी भी संधियां की गई थी वो सारी संधियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो पूरा सिलेबस था जो हमने आपके साथ इंडेक्स साझा किया था पहली वीडियो में, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हुआ कि जो सारी चीज़ें थीं इसमें आपने देखा जो जो सारी चीज़ें हुई का स्वतंत्रता अधिनियम जो था इसको ज़ाहिर करने की कोशिश की, कैसे एक तरफ से सत्ता आई, पहले कंपनी के ऊपर हम कंपनी का हमारे ऊपर शासन था, उसके बाद फिर सत्ता क्राउन ने हमारे ऊपर शासन किया। क्राउन ने पहले कठोर नियंत्रण किया जो 1940 तक चला, 1858 थे। उसके बाद फिर कैसे वो सत्ता हस्तांतरण की ओर बढ़ा और उसमें क्या क्या कदम बढ़ाते चले गए। जो चार चार्टर एक्ट आए कठोर सत्ता में नियंत्रण में, उनको भी समझने की कोशिश कीजिए कैसे ब्रिटिश सत्ता ने कंपनी को सीमित किया। उस आधार पर सारी चीज़ें एक पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो गई है इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार जो होगा और उस विकास एवं विशेषताएं, उस अगली वीडियो में उस टॉपिक को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट पूरी तैयार की जाएगी मेंस आंसर राइटिंग की, और उस समय में उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए होंगे उनकी आंसर राइटिंग भी हम करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको पूरा करने की पूरा प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये जो चैनल है स्टार्ट हुआ इस दिशा में स्टार्ट हुआ कि जो भी चीज़ें कवर कराई जाएंगी पूरी तरीके से कवर कराई जाएंगी, फिर आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो हमारा चैनल है शिक्षा सारथी, ये आपको बहुत ही मदद करेगा और अगले अलग अलग सब्जेक्टों के हिसाब से भी जो अलग अलग टीचर हैं वो भी आपको बताएंगे और पूरी PDF नोट्स के साथ आपको ये प्रोवाइड कराई जाएंगी।